नमस्कार दोस्तों। बाबा के गोरखपुर से कौन जीतने वाला है? हीरो जीतेगा या फिर हीरोइन? अगर हीरोइन जीतेगी तो वह गठबंधन में चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद होंगी, और अगर हीरो जीते तो वह रवि किशन हैं। बाबा का गुणगान करने वाले रवि किशन गोरक्ष पीठ यानी कि नाथ पंथ की शीर्ष पीठ, इस पीठ की आभा ने गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का पावर सेंटर बना दिया है। पीठ की खड़ाऊ सर पर लेकर चलने वाले बाबा का गुणगान करने वाले रवि किशन भाजपा की टिकट पर दूसरी बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। रवि किशन इसी आभा मंडल के सहारे दूसरी बार अपनी नैया पार लगाने की जुगत में हैं। रवि किशन जो अभी कुछ समय पहले बहुत परेशान हो गए थे अपनी एक महिला मित्र की वजह से, अब उन महिला मित्र का कहना था कि वह उनकी मित्र नहीं हैं बल्कि पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं, एक बेटी भी है। उनकी इस बात पर थोड़ा सा बात बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं, गोरखपुर राजनीति में शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने भूचाल ला दिया था। गोरखपुर बस्ती मंडल की 9 में से 8 सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। बाद में चर्चा तेज इसलिए हो गई थी कि देश की राजनीति में हवाई जहाज की पायलट सीट से उतरे राजीव गांधी के हाथ में सत्ता आ गई थी, तो गोरखपुर की राजनीति वीर बहादुर सिंह के हाथों में। आपसे अनुरोध है, वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हम गोरखपुर लोकसभा सीट का विवेचन अपने ढंग से कर रहे हैं और गोरखपुर लोकसभा या उसके आसपास गोरक्ष पीठ की कितनी छाप है, इसको अपने नजरिए से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुए और साल 1985 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और वीर बहादुर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। गोरखपुर की राजनीति अभी गोरखनाथ धाम से तय होती है इस वक्त तक भी, लेकिन एक दौर में यहां बाबा राघव दास देवरिया की मजबूत छवि थी। बाबा राघव दास को पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना और समाजवादी अग्रसेन पंडित सूरत नारायण त्रिपाठी और महंत दिग्विजय नाथ की राजनीतिक लड़ाई चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सियासी कहानी भी बड़ी रोचक है। खैर, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। एक जमाने में चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वांचल की धुकधुकी इसी गोरखपुर से चलती है। पूर्व के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज और बनारस के बाद आज भी यही गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सन्निकट होने के नाते रणनीतिक लिहाज से कई तरह से महत्वपूर्ण भी है। गोरक्षा पीठ का राजनीति से बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। साल 1967 में इस पीठ के तत्कालीन प्रमुख महंत और योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने। उनके उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता महंत अवैधनाथ साल 1962, 1967, 1974 और 1977 में मानीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 1970 और 1989 और 1991 और 1996 में लोकसभा गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भी करते रहे। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ साल 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। साल 1998 से वे लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
साल 2014 में वे 5वीं बार सांसद बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुने गए और उन्होंने गोरखपुर से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 2018 में हुए उपचुनाव में भाजपा को यहां तगड़ा झटका देते हुए सपा ने जीत हासिल कर ली। सपा के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला को 21,000 वोटों से हराते हुए गोरखपुर लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में समर्थन का ऐलान किया था। सपा और बसपा का जनाधार भाजपा पर भारी पड़ा। भाजपा गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में हार गई। गोरखपुर में पिछले 29 सालों से बीजेपी का कब्जा था। अभिनेता रवि किशन की अगर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है कांग्रेस से। 2014 में भोजपुरी स्टार रवि किशन कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर में चुनाव में उतरे थे, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी से भी कम वोट मिले। वह छठे स्थान पर रहे थे। 2019 के चुनाव में रवि किशन मान चुके थे कि भैया कांग्रेस का तो इस बार कुछ होने वाला नहीं है। अब उनके सामने 3 विकल्प थे, समाजवादी पार्टी में जाएं, बहुजन समाज पार्टी में जाएं या भारतीय जनता पार्टी में जाएं। तो इस संशय के बीच रवि किशन ने भारतीय जनता पार्टी को आजमाया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत थी क्योंकि मनोज तिवारी पहले ही खाता खोल चुके थे। 2014 और 2019 में मनोज तिवारी ने चुनाव जीता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2019 में आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने निरहुआ दिनेश लाल यादव को टिकट दिया था और वह जीते, और इस बार 2024 में फिर वह आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के 2018 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी थी। ऐसे में रवि किशन ने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया और बीजेपी ने भी तपाक से रवि किशन का हाथ थाम लिया। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है। 2019 के चुनाव में भाजपा रवि किशन को यहां से उम्मीदवार बनाती है गोरखपुर से। चुनाव में बीजेपी से रवि किशन, कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद के बीच कड़ा मुकाबला होता है 2019 में। और 2019 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी से रवि किशन ने 7,17,122 यानी कि 60.54% वोट पाकर जीत हासिल की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद 4,15,458 यानी कि 35.7% वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। गोरखपुर संसदीय सीट पर 2011 की जनगणना के अनुसार 19.5 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा निषाद समुदाय के वोटर हैं। यही वजह है कि इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन से प्रत्याशी और अभिनेत्री काजल निषाद रवि किशन को परास्त करने का दावा कर रही हैं। उनके नेता भी कह रहे हैं कि इस बार यह सीट हम बीजेपी से छीन लेंगे और इस बार यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। अब रवि किशन बार बार कहते हैं कि हम गौरक्षा पीठ की खड़ाऊ सर पर लेकर के हम पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सब बाबा की कृपा है। ऐसा भाषण रवि किशन जब जब देते हैं तो अगर मंच पर
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं तो वो भी मंच पर बैठकर धीमे धीमे मुस्कुरा देते हैं रवि किशन के इन भाषण में, इस बयान पर कि हम सब बाबा की कृपा है हम पर, और हम जो है पीठ की खड़ाऊ सर पर लेकर के पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब ऐसा भाषण मंच से देते हैं तो योगी जी भी धीमे धीमे मुस्कुरा देते हैं। रवि किशन, उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। वह 12वीं पास हैं। अब उनको टक्कर देने वाली अभिनेत्री कौन है? काजल निषाद। काजल निषाद के बारे में कहा जाता है वह 10वीं फेल हैं और 8वीं पास हैं। खैर, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। परमात्मा जिसको बख्शता है उसे कहां तक पहुंचा दे ये कहना मुश्किल होता है। 12वीं पास मानव संसाधन मंत्री बनाया जा सकता है। संभवतः 5वीं पास उमा भारती मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। संभवतः मोतीलाल वोरा 5वीं या 8वीं पास थे, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। तो इस सब का कोई बड़ा महत्व नहीं रहा भारतीय राजनीति में। कुल मिलाकर के काजल निषाद गुजरात के कच्छ की रहने वाली हैं और मुंबई में उनका जन्म हुआ है। कच्छ का उनका मायका है। अभिनय के छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक इन्होंने अपने जलवे बिखेरे हैं। काजल ने गोरखपुर के भौआपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म निर्माता संजय निषाद से शादी की है। टीवी सीरियल से अपना कैरियर बनाने वाली काजल निषाद 2012 और 2022 में विधानसभा चुनाव और फिर 2023 के निकाय चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने के बाद अब चौथी बार फिर राजनीति में भाग्य आजमाने जा रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को कैपियरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। हालांकि इस दौरान काजल को भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री फतेह बहादुर सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2023 में हुए निकाय चुनावों में सपा ने फिर उन्हें गोरखपुर से महापौर के पद पर मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से कड़ी टक्कर के बाद वे इस बार भी चुनाव हार गईं और इस बार फिर 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन पर जो है फिर से भरोसा जताया है और 2024 के आम चुनाव में गोरखपुर से चुनावी मैदान में उन्हें फिर से उतारा है। और रवि किशन जो पिछले दिनों काफी परेशान रहे, एक महिला ने दावा किया था कि रवि किशन उनकी बेटी के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं और डीएनए टेस्ट करने तक की बात कही गई थी, जिसके बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने महिला के खिलाफ लखनऊ में एक्सटॉर्शन और एफआईआर दर्ज करवाई। दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाया है, ऐसा प्रीति शुक्ला ने कहा। उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। अब दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और रही बात डीएनए टेस्ट की, अगर यह होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह प्राइवेट और सरकारी दोनों लैब में होता है। सरकारी लैब केवल आपराधिक मामलों और सरकारी ऑर्डर पर ही टेस्ट करती है, जबकि प्राइवेट लैब में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट करा सकता है। अब इस बार हीरो हीरोइन में कड़ी टक्कर हो रही है गोरखपुर में, और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जावेद सिमनानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर बसपा का परंपरागत दलित वोट बैंक सिमनानी को मिलता है तो यह लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। जातीय समीकरण को देखा जाए तो करीब 4 लाख यहां निषाद मतदाता हैं, 2 लाख के करीब यादव हैं और 2 लाख के करीब ही दलित हैं। 1.5 लाख के लगभग भूमिहार और ब्राह्मण हैं। 1.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाता जिधर जाएंगे उधर का पड़ला भारी हो जाएगा। कहते हैं ना कि जिधर थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो जाता है
तो उधर का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है और वो नीचे आ जाता है, और जिसमें वजन कम होता है वो ऊपर चला जाता है। तो चुनाव में थोड़ा सा इसी को देखा जाता है कि अगर ये अगड़ी और पिछड़ी जो जातियां हैं, अगर वो जिसके साथ भी चली जाती हैं तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन जीतेगा गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में? एक तरफ हीरो और दूसरी तरफ हीरोइन। एक तरफ बाबा है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत थामने वाले अखिलेश यादव और उनके साथ राहुल गांधी। लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। यह तो आने वाले 4 जून को साफ हो जाएगा कि गोरखपुर का मैदान कौन मारने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर करना ना भूलें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।